अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही थी जियोग्राफी की, भारत का भूगोल चल रहा था। भूगोल, भारत के भूगोल में अपने जो क्लासें मतलब बनाई है अभी तक, तो वो क्लासें जो अपने सीईटी के बेस पर अपने उनके जो टॉपिक वाइज बनाई है, और बाकी जो क्लासें हैं उनमें मैटर जो है वो मैटर जो अपने सारी एग्ज़ाम है उनमें आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हाँ केवल सीईटी में आएंगे, तो ये सीईटी 12th के लिए भी है और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है और आरएस की परीक्षा के लिए भी है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब के लिए है। तो ऐसा मैटर जो है ये प्रोवाइड पूरा करवाया जा रहा है, तो ये पूरा विस्तार से करवाया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इससे पहले जो वाली वीडियो है ना जियोग्राफी की, उसमें जाके देखो आप भाई कौन कौन सी किताबों का संदर्भ है। जितनी भी एनसीईआरटी किताबें हैं, यानी 9th की है, 10th की है और 11th की है, 12th की है, जो भी है इसमें शामिल मैंने की है, और उन सभी का मैटर मिला करके और सारी बुक्स का आपको एक जगह प्रोवाइड करवा दी गई है। और ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़े, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इसमें आप सारा इंक्लूड कर दिए मैंने मैटर, और इसमें कहीं भागने की आप ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर मान लो कि स्कूली विद्यार्थी देख रहे हैं, तो वो 9th के भी देख सकते हैं और 10th का भी देख सकते हैं, 11th का भी देख सकते हैं और 12th का भी देख सकते हैं। 12th में ये इतना जो फिजिकल जियोग्राफी ये नहीं है, परंतु ये बाकी जो आगे नेक्स्ट ये अपने जो टॉपिक दे रखे हैं फसलें वगैरह और कुछ खनिज वगैरह, ये सारे ये टॉपिक पूरा 12th में है। और अपने ऐसे विद्यार्थी है वो भी इसमें मतलब देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। और आगे अपने चलते हैं। अब मेनली मुख्यतः अपने जो परीक्षा जो नज़दीक आ रही है वो है अपने पास सीईटी, और उसमें अपने बात की थी भी सीईटी में पहला जो अपने जो टॉपिक आएगा वो है भारत की स्थिति विस्तार और अवस्थिति। ये अपने टॉपिक चल रहा है, ये काफ़ी मतलब लंबा टॉपिक है, 2-3 वीडियो का है, और उसमें उसके बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो है, ऐसा केवल ये टॉपिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है इसमें, यानी बेसिक जब अपने लेकर चलेंगे उसके बाद में अपने सारे फंडे क्लियर होंगे। और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है इनमें से पढ़ते हैं इसी क्लास में से, यानी अपने जो इस टॉपिक है ना ये स्थिति और विस्तार और अवस्थिति वाला, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और उसमें से पढ़ जाएंगे सीधे सीधे प्रश्न, और बेसिक प्रश्न यानी 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के। तो ऐसे में आप ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो आप, अरे अच्छे से इसमें जो अपने वो नोट डाउन है वो भी करते जाओ साथ साथ में। तो अब अपने चलते हैं अपना टॉपिक जो पहली क्लास, इससे पहले वाली क्लास है उसमें अपने हो गया था, कितना हो गया था, लगभग नवीन वल्लित पर्वतमाला के बारे में बात कर ली थी थोड़ी। ये बेसिकली बात की जा रही है, ऐसे नहीं है कि हाँ पूरी पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे, वो पूरी अपने नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें सारा कुछ होगा। और ऐसे में यानी अपने ये चल रही थी स्लाइड अपनी लास्ट वीडियो में, अपनी जो इससे पहले वाली वीडियो है, इसमें उत्तरी पूर्वी सीमा की बात की थी और उसमें उत्तरी पश्चिमी सीमा की बात की थी। ये उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो नवीनतम पर्वतमाला जो फैली हुई है इसके बारे में अपने बात कर ली थी। और ऐसे में अपने इसके दक्षिण भूभाग यानी चौड़ा है, ये अपने बात कर ली थी 22 डिग्री, यानी 22 डिग्री के बाद में, यानी 22 डिग्री के बाद में ये भी इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। 22 डिग्री के बाद इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है, नहीं चौड़ाई इसकी चौड़ाई है वो घटती जाती है, सॉरी। उससे पहले वो उसका उत्तरी भाग है ना, वो उत्तर वाला भाग है वो चौड़ा है, और 22 डिग्री के बाद में ये इसकी महासागर हिंद महासागर की ओर जाएंगे ना, तब ये क्या होता जाएगा, संकरा होता जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है वो त्रिभुजाकार की चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। इसके पश्चिम में यानी भारत के प्रायद्वीप के पश्चिम में अगर बात करें तो अरब सागर है पश्चिम में, ये देखो ये अरब सागर यहाँ प्रायद्वीप है, और इसमें इधर पश्चिम की बात करें ये है पश्चिमी एरिया, ये अरब सागर है। यहाँ पर क्या है, अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर, ये अरब सागर, और यहाँ पर पूर्व में ये देखो ये पूर्व दिशा वाली है, तो इसमें यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। तो ये ध्यान रखोगे आप। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा यानी केवल 876 किलोमीटर दूर है। ये देखो कन्याकुमारी, ये अपने प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं, यहाँ पर है कन्याकुमारी, यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर के और 876 किलोमीटर दूर ये देखो भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य, ये मान लेते हैं भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। तो इससे यानी ये दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर के ये दूरी कितनी है, ये 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, इतना ध्यान रखोगे आप। यानी भारत की मुख्य भूमि से ये 876 किलोमीटर दूर भूमध्य रेखा है, तो ये भी आप याद रखोगे, 876 किलोमीटर लंबी, ठीक है, दूरी है इसकी। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का, ये देखो इंडिया, ऐसे कर लेते हैं अपने इंडिया,
मैंने यहाँ पर मैप बना करके थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये लो इंडिया, ये इंडिया, इसका अक्षांश और क्या पूछा है, अक्षांश और देशांतर। इसका देशांतर ये वाला देशांतर, ठीक है, और ये अक्षांश वाला, ये वाला अक्षांश। अब बताइए ये भी 30 है, ये भी कितना है, ये भी 30 है, और ये भी कितना है, 30 है, लगभग 30 है पूरा, यानी पॉइंट के मिलान करेंगे तो नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, परंतु लगभग क्या है, 30 डिग्री है। तो लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम की विस्तार और दक्षिण उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। देखो पूर्व पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, ये वाला विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण वाले विस्तार से ये वाला कम है, ये वाला कम है। इसका मतलब ये कितना है, 2933 है। ये कितना है, ये कम है, 2933 है। और ये वाला कितना है, ये अपने पास है कितना, 3214 किलोमीटर। तो कम है, क्यों कम है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, डिग्री दोनों का मान समान है, डिग्री का मान दोनों का समान है। और इधर वाला ये चौड़ाई, इसकी लंबाई यानी इसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा है, यानी उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, और ये पूर्व से पश्चिम है वो कम है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि देशांतर, यानी अब देखो आगे बात करते हैं इसकी, यानी देश का उत्तर पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, यानी 3214 किलोमीटर। इसका कारण यह है कि देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की भांति एक दूसरे के समानांतर नहीं है। तो देशांतर रेखाएं जो है, ये देखो देशांतर रेखाएं, ये देखो देशांतर रेखाएं है कि नहीं है, ये देखो ये, ठीक है। अब ये देशांतर रेखाएं, अब ये देशांतर रेखा, ये देखो ये ऐसे जा रही है, और हो सकता है कि इस देशांतर के बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी यहां पर बढ़ जाए, और यहां पर बढ़ते बढ़ते यानी जैसे अपने ये विषुवत रेखा, जब ये पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, ऐसे पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, और इसमें ये विषुवत रेखा है, और ये मान लो कि ये 0 डिग्री है, और ये मान लो कि यहाँ पर ये देशांतर रेखा है, और ये मान लो कि देशांतर रेखा है। तो आप बताइए दो देशांतरों के मध्य ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा ऐसे गलत खींची हुई, ये देशांतर रेखा है, और ऐसे मान लो कि 0, ये दो देशांतर मान लेते हैं, ठीक है, ये दो देशांतर, ये वाले, इसको थोड़ा सा अलग कलर करके आपको बताता हूं मैं कि ये देशांतर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला दो देशांतर, ये वाला देशांतर, इन दोनों के मध्य दूरी, अधिकतम दूरी कहां पर है, यहां पर है अधिकतम दूरी, कितनी है यहां पर, ये 111.32 किलोमीटर, ये इनकी बीच की दूरी है। तो अधिकतम दूरी यहां पर होती है, उसके बाद में इनकी दूरी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ध्रुव पर जाते जाते वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ध्रुव पर जाते जाते वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसे में यानी जब नीचे आएंगे तो फिर वो बढ़ती जाएगी, और विषुवत पर आते हुए एकदम यानी उसकी जो अधिकतम दूरी है वो हो जाएगी, उनके बीच की दूरी बाद में फिर कम होती जाएगी, दक्षिण ध्रुव पर जाते हुए फिर कम हो जाएगी। और ऐसा जो सिस्टम है ये इनमें नहीं है, इनमें देशांतर यानी इनमें नहीं है, अक्षांश में नहीं है, अक्षांश रेखाओं में कोई यानी बीच में कम होने वाला सिस्टम नहीं है। इनके बीच की दूरी यानी 111 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, पूरी 111 किलोमीटर है। तो ये सारी देशांतरों के मध्य यानी सारी अक्षांश के मध्य, सारे अक्षांश के मध्य में यानी 111 किलोमीटर ही रहेगी। अब यहाँ पर भी 111 111 111 111 111 ये सारे उनके मध्य में 111। और ऐसे में यहां पर बात करें देशांतर के मध्य में यहाँ विषुवत रेखा में 111.32 है, परंतु यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। अपना इंडिया देखो, ऐसे ये मान लेते हैं इंडिया का ये मैप है, और यहाँ पर इंडिया है ऐसे, ठीक है। अब ये इसको अपने यहाँ से एक बार तो समझ लिया था आपको, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब अपने इंडिया, ये देखो पूरा मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया में ये देखो, ये है अपने पास से कौन सी है रेखा है ये, और इसमें ये 68 डिग्री 7 है, इधर से स्टार्ट होती है 68 डिग्री 7 से लेकर के पूर्वी से लेकर के ये स्टार्ट हो रही है, इधर आ रही है 97 डिग्री, कितने जगह 97 डिग्री 25 तक आ रही है, 97 डिग्री 25 मिनट तक आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये दोनों रेखाएं, अगर ये दोनों रेखाएं, ये देखो ये है और ये, इसका मतलब ये ऊपर जाकर के यानी इकट्ठी हो रही है, ऊपर जाकर क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। वो है तो वही, कौन सी, ये वाली। अगर यहाँ पर दोनों आपस में मिल रही है, यहाँ पर टच कर रही है भारत के दोनों हिस्सों में, तो ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री। हो सकता है कि भारत को अगर अपने नीचे लेके जाएं, इस भारत को पूरे को इस मानचित्र को, इन रेखाओं, तो रेखाएं तो बड़ी वहीं पड़े रहने दो, और इन रेखाओं को और बीच में लेके जाए तो हो सकता है कि वो कितने डिग्री में समा जाए, ये 30 डिग्री में है ना, तो हो सकता है वो 28 डिग्री में समा जाए।
हो सकता है वो 28 डिग्री में समा जाए, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 2900 अपने 14 किलोमीटर 33 किलोमीटर, सॉरी 2933 किलोमीटर जो है ना, ये देखो सामने लिखी हुई है 2933 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई तो सेम ही रहेगी, इसकी जो चौड़ाई है वो सेम, यानी इसकी जो चौड़ाई है ना वो बिल्कुल सेम रहेगी, ये घटेगी बढ़ेगी नहीं। डिग्री का मान बढ़ सकता है और घट सकता है। डिग्री का मान, इसको मान लो कि इस पूरे के पूरे मानचित्र को उठा, यानी भारत की, मानना कि भारत की भूमि को उठा करके थोड़ा उस ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो बताओ डिग्री का मान घटेगा या बढ़ेगा? डिग्री का मान बताओ घटेगा या बढ़ेगा? डिग्री का मान बढ़ेगा, डिग्री का मान बढ़ेगा। अब ये 30 में समा रही है तो हो सकता है ऊपर जाकर के ये किसी कितने में समाए, ऊपर जाकर के हो सकता है 32 में समाए, हो सकता है उसमें 33 में आ जाए। अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो हो सकता है वो 30 से 28 में आ जाए। तो ऐसे में जहां पर ये अवस्थित है, भारत इंडिया लोकेटेड है जहां पर, वहां पर ये 30 डिग्री है, परंतु इसकी लंबाई कितनी है? 2933 ही है, परंतु ये 30 डिग्री का मान 30 आ रहा है। ऐसे में ये 30 डिग्री आएगा। अब इस इंडिया को यहां से लेकर के ऊपर ले जाओ तो भी ये 30 ही रहेगा, और इतनी दूरी रहेगी 30 ही रहेगा, और ये ऊपर ले जाओ फिर 30 ही रहेगा, नीचे ले जाओ तो भी 30 ही रहेगा। तो ये दूरी, इसका डिग्री का मान घटेगा बढ़ेगा नहीं। ऐसे में डिग्री का मान घटेगा और बढ़ेगा नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इनके बीच की दूरी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान है, और देशांतरों के बीच की दूरी है ना वो समान नहीं है, इसलिए वो घटती है बढ़ती है। ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगी, और जो अपने इसकी ओर जाएंगे विषुवत रेखा की ओर तब वो घटेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इनके बीच की दूरी यानी देखो, उत्तर यानी पूर्व से पश्चिम 2933 है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। अब अपने यानी बात ये भी कर ली थी भाई, इनकी जो पूर्वी सीमा कहां से स्टार्ट हो रही है? पूर्वी से स्टार्ट हो रही है, पूर्व की पूर्व से, ठीक है ना। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना इंडिया, तो ऐसे में 68 डिग्री 7 से स्टार्ट होकर के ये 97 डिग्री 25 तक है ये, ठीक है। 68 डिग्री 7 से स्टार्ट होकर गुजरात से स्टार्ट होती है, ये यहाँ इसकी सीमा है 97.25 और ऐसे में बात करें यहाँ पर दक्षिण अपने उत्तरी सीमा में, तो उत्तरी में, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये 8 डिग्री मुख्य भूमि इसकी स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 से, 8 डिग्री 4 से स्टार्ट होकर के ये होती है 37 डिग्री 6 तक, 37 डिग्री 6 तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतरों के मध्य क्या होता है? दो देशांतरों के मध्य बीच की दूरी घटती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान रहती है, एक सी रहती है। दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है? 111.32 यानी 111.32 किलोमीटर है। अगर मान लो ये अक्षांश की बात करें तो 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश के मध्य की बीच की यानी मध्य दूरी है कितनी? 111 किलोमीटर। अगर दो देशांतरों के मध्य की बात कर ले तो 111.32। इतने याद रखने हैं, बार बार इसको रिवीजन करना है तभी याद रहेंगे, ऐसे नहीं है। तो ऐसे में अपने इसका यानी अंतर कर सकते हैं, इतना ही है। आगे चलते हैं, ये मानचित्र में अपने बात कर ही ली और उसके बाद में आगे चलते हैं। सारी बहुत कुछ है मानचित्र में, इतना कुछ है कि अपने 4 घंटे क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे मैंने डिवाइड कर रखा है वही कौन से टॉपिक पर कहाँ अपने बताना है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखो ये गुजरात और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। सूर्य का उगना यानी सूर्य का दिखना, सूर्य तो वही होता है, अपनी जगह ही है, ठीक है। सूर्य का दिखना कहां से स्टार्ट होता है? पूर्व से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होता है। पहले ये वाले देखेंगे। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन से लोग कहां पर, जितने भी इतने सारे लोग बैठे ना, इतने सारे यानी 150 करोड़ जनता है, ये सारी की सारी जनता कहां पर बैठी है? इस पूरी इंडिया में बैठी है। और इसको सूर्य को पहले कौन देखा? क्योंकि पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की रोटेट कर रही है। किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि पप्पू की तरह घूम रही है। ये पै इसको जोड़ लो, ये पू कर लो ऐसे, तो पप्पू की तरह ये क्या हो रही है? घूम रही है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक के मामले में याद रखो आप, ठीक है। पप्पू की तरह घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ऐसे में ये हिस्सा जो है सूर्य के सामने पहले आएगा और ये हिस्सा बाद में आएगा। और जब ये पहले आएगा सूर्य इनको दिखाई देगा। जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति है, ये यहाँ पर यानी इस जगह है, ठीक है, और यहाँ पर है। तो ये जैसे ही इसके सूर्य मतलब जैसे ही मतलब सुबह होगी तब ये सूर्य देखेगा, मान लो, ठीक है। सूर्य देखेगा तो ये कितने बजे देखता है? ये देखता है यानी 5:30 बजे,
5 बजे, सुबह 5:30 देखता है सूर्य को, देख लिया इसने, ठीक है। उसके बाद में इसका मतलब जो जलवायु वहां की, जो मौसम वहां का वैसा, जैसे 5:30 है ना, वैसा मौसम यहाँ पर 2 घंटे बाद में होगा, यानी 7:30 होगा। कितने बजे? 7:30। यहाँ पर 5:30 हो सकता है धूप ही निकल जाए, यहाँ हो सकता है धूप ही निकल जाए, और यहाँ पर धूप नहीं, यहाँ पर तो सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं। ऐसे में 5:30 तक खराटे मारेंगे ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर 7:30 जाकर के उठते हैं ऐसे में। तो ऐसे में यानी हो सकता है कि ये अगर व्यक्ति जो अगर गुजरात में है वो क्या कर रहा है, सो रहा है आराम से, और वो 7:30 उठेगा। ऐसा जो माहौल यानी उठने का और धूप निकलने का और सुबह होते मतलब ऐसे यानी जो सूर्य जो कम थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ऐसा माहौल उसको 2 घंटे बाद में नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि सूर्य उगता, यानी पृथ्वी जो है ना ये ऐसे रोटेट कर रही है, और जैसे जैसे उसके सामने जाएगी, पृथ्वी के सामने जाते हैं कोई भी मतलब क्षेत्र, तो वैसे वैसे उसको दिन उगता हुआ अपने कहते हैं कि दिन उग रहा है, दिन उग रहा है, ठीक है, सूर्य उग रहा है। सूर्य तो वही है अपने, जैसे अब उनके सामने जा रहे हैं तो अपने लिए क्या हो रहा है, सवेरा हो रहा है, अपने लिए सवेरा हो रहा है। तो ऐसे में अपने क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ये 2 घंटे बाद में 30 डिग्री यानी 2 घंटा का सिस्टम अपने क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने बात की थी 30 डिग्री, इनके बीच का अंतर कितना है, पूर्व से दक्षिण पश्चिम कितना है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का मतलब सूर्य जब अपने यानी पृथ्वी अपनी दूरी तय करती है सूर्य की सीधी किरणों के सामने, बिल्कुल सूर्य की सीधी किरणों के सामने दूरी तय करती है। दूरी तय करने में कितनी स्पीड से कर रही है वो, यानी जितने भी स्पीड से कर रही है वो 4 मिनट में 1 डिग्री पार कर देगी। 4 मिनट में कितने डिग्री पार कर देगी, 1 डिग्री पार कर देगी। तो 4 मिनट में कितने मिनट में, यानी ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को समय कितना लगेगा, तो 30 डिग्री को कितना समय लगेगा, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 30 को क्या कितना समय लगेगा, तो 4 से गुणा कर दो, तो बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में 120 मिनट आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएंगे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे समय लगेगा। इसका मतलब इस इनके बीच में जो स्थिति यहां पर पैदा हुई थी सुबह 5:30, वो स्थिति यहां पर पैदा होने में 7:30 का समय लेगी, यानी 2 घंटे ले लेगी। तो इनके बीच की दूरी के हिसाब से और ऐसे में अपने डिग्री के मान से निकालें तो इनके मध्य में अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है। तो 30 डिग्री है, परंतु फिर भी यानी पूर्व से पश्चिम विस्तार ये अपने बात कर ही ली। और अब ये अपने यहाँ चल रहे थे, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है, इस बात को समझ लिया अपने। अब अपने बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया, इसका मतलब समय रेखा माना गया। कौन सी रेखा माना गया, समय रेखा। यह समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, एक तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश, ऐसे में। तो ऐसे में यानी पहले उत्तर प्रदेश में आएगी, फिर मध्य में आएगी, उसके बाद में उमा यानी ऊ और मैं, तो ऐसे उमा इसको जोड़ दो, ठीक है। छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़, और उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ऐसे आएगी। तो ऐसे ट्रिक बनाई थी मैंने, ये देखो ट्रिक, यहाँ देखो ये 82.5 डिग्री है, ये कितने हैं, 82.5 डिग्री है, समय रेखा है। ये इसके भारत के अंदर से गुजरेगी। तो ये देखो पहले उत्तर प्रदेश में एंटर किया, और ये नैनी है, और नैनी के साथ में यहाँ पर मिर्जापुर है, इसके पास में मिर्जापुर पड़ता है। तो नैनी और मिर्जापुर का नाम किताबों में दिया हुआ है। तो ऐसे में आप यानी मतलब इसको छोड़ मत देना भाई, इसको छोड़ना नहीं है, नैनी और मिर्जापुर को। ये मिर्जापुर नैनीताल या नैनीताल नहीं, नैनी। तो ये नैनी जो है ये क्या है, इसमें यानी इसके मध्य से होकर गुजरती है ये रेखा, और यहाँ पहले ये यूपी में प्रवेश करेगी। उसके बाद में ये देखो थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी आता है, इसमें मध्य में प्रवेश करेगी। उसके बाद में ये छत्तीसगढ़ में आएगी, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते इसको आधा मतलब आधा भाग करते हुए छत्तीसगढ़ को। और देखो छत्तीसगढ़ कैसे है, छत्तीसगढ़ की आकृति देखो, ये देखो यानी खरगोश की तरह है कि नहीं है बताओ। लगता है ना खरगोश की तरह, छत्तीसगढ़ की आकृति ऐसे, जैसे मतलब खरगोश ऐसे कोई चारा खा रहा है या छोटे सी मतलब ऐसे मतलब बैठा है। अब देखो ये छत्तीसगढ़ के बीचों बीच होकर गुजरती है। उसके बाद में ये आता है उड़ीसा, क्या आता है ये ओडिशा। ओडिशा के बाद में क्या आता है, आंध्र प्रदेश, ये आता है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश यहाँ तक है, और ये तेलंगाना है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यूपी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री। कौन सी डिग्री है, 82.5 डिग्री। कौन सी डिग्री है, 82.5 डिग्री।
तो 82.5 डिग्री यानी ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखें, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और अब अपने बात कर रहे थे इसमें जो ट्रिक ये है कि उमा ऐसी यानी उमा ऐसी चलते ही उड़ गई या उड़ी। उमा जो है, उमा नाम की लड़की है, और ये ऐसी जैसी चली, ऐसी से कौन उड़ता है, परंतु ये उमा तो उड़ गई। और उड़ गई तो इसका मतलब यहाँ पर ये 82.5 डिग्री उन्होंने तय कर दिया, भाई ये यहाँ पर उड़ रही है। उमा ऐसी चलते ही उड़ गई। तो इसकी ये छोटी सी ट्रिक है। ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, और उड़ गई, उड़ी से मतलब क्या है, उड़ीसा। उड़ी से उड़ीसा 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। आगे चलते हैं। जो कि उत्तर प्रदेश अपने इलाहाबाद के नैनी से यानी नैनी से और मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये बात सोचने वाली बात है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण और उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, किससे? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये इंडिया है और यहाँ पर ये दक्षिण है, और ये उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर है। तो ये उत्तर की ओर आएंगे तो ये उत्तर की ओर आने पर दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि, जैसे दिन और रात कितने कितने के घंटे का है? 12-12 घंटे के हैं। तो इनकी अवधि में 12-12 घंटे में इनमें अंतर बढ़ जाता है। अंतर अवधि पर पड़ता है ये उनकी। जैसे मान लो कि अपने विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या है? बराबर है। मान लो कि बराबर है, वहां पर सूर्य सीधा चमक रहा है, वहां पर दिन और रात क्या है? वहां पर बराबर है। तो बराबर होने की कंडीशन में 12 घंटे सूर्य, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात है। ऐसे में थोड़ा सा ऊपर आएंगे, जैसे मान लो कि ये है अपने इंडिया और ये है अपने पास है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से इसमें 12-12 घंटे का है। कितने घंटे का है? 12-12 घंटे। ठीक है। 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन। और यहाँ पर अपने बात करते हैं तो थोड़ा यानी रातें बढ़ जाती है, रातें लंबी हो जाती है। ऐसे में क्या हो जाता है, यानी 13 और 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13-11। और वैसे वैसे ऊपर जाएंगे यहाँ पर, यानी जो जम्मू कश्मीर है वहां पर ये ऐसा, इनमें अंतर जो है ना, यहाँ पर तो अंतर बिल्कुल भी क्या है? शून्य है। यहाँ पर अंतर कितना है? 1 घंटा। और यहाँ पर कितना है? ठीक है। यहाँ पर कितना है? लगभग 4-5 घंटे के आसपास है, हो जाएगा। तो यहाँ पर रातें क्या हो जाएगी? 15 घंटे की हो जाएगी, और दिन क्या हो जाएगा? यानी दिन यहाँ पर 9 घंटे का हो जाएगा। ठीक है। कितने घंटे का हो जाएगा? दिन 9 घंटे का हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यानी उनके बीच का अंतर जो है ना, इनके बीच का अंतर अवधि पर पड़ता है। यानी अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो ऐसे में ये अवधि का फर्क पड़ता है। देखो अब एक ये प्रश्न है इसमें कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना गया? क्योंकि 83 मान लेते, कोई जरूरी थोड़ी है 82.5 में आजकल 1.5 वाला तो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आजकल खुले मिलते नहीं पैसे, और 10 के नोट से कम कोई लेता नहीं है, कोई देता नहीं है। ऐसे में कोई 1 रुपये वाला चक्कर भी नहीं है। अब तो राउंड फिगर में जो आंकड़ा जो है अपने 10 से एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद में ये साढ़े वाला क्या चक्कर है? तो 1.5 वाला सिस्टम यानी हो सकता है कि 82.5 डिग्री है तो 82.5 से 83 कर लेते, और 85 कर लेते, 90 कर लेते, 80 कर लेते। तो ऐसी कंडीशन में यानी विश्व में जब अपने क्या कर रहा था, जब क्या हो रहा था, टाइम जोन का यानी निर्धारण हो रहा था, तब क्या हुआ था, यानी विश्व के देशों में आपसी समझ में के तहत मानक यामोत्तर को क्या हो रहा था, मानक यामोत्तर समय तय हो रहा था। तब उन्होंने कहा था कि 7.5 के गुणांक में, 7.5 के गुणांक में टाइम जोन होना चाहिए, 1 घंटा बढ़ना चाहिए। 7.5 यानी पूरे पृथ्वी को कितने राउंड में हो गए सारे? ये 360 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 360 डिग्री को 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी ये आ जाएंगे अपने पास 7.5 से भाग देंगे, तो 7.5 से भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास यानी 7.5 से भाग देंगे। देखो देख के देखो इस 300, हेलो आवाज आ रही है ना? 360 में अगर 15 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे? 15 का भाग देंगे तो 24 घंटे आएंगे। कितने आएंगे? 24 घंटे। तो ऐसे में यानी 15 का भाग देंगे, इसका मतलब ये है कि 15 डिग्री का भाग दे रहे हैं। कितने का भाग दे रहे हैं? 15 डिग्री का भाग दे रहे हैं। कितने का भाग दे रहे हैं?
15 डिग्री का भाग दे रहे हैं। तो ऐसे 15 डिग्री के मामले में बात करें तो 15 डिग्री में क्या हो जाता है, यानी हो सकता है कि छोटे देश हो, कोई देश छोटे हो इस डिग्री के अंतर्गत, यानी कोई डिग्री ऐसी हो जो इसी देश को यानी प्रत्येक देश से गुजरनी चाहिए, तो प्रत्येक देश से गुजरेगी कौन सी, हो सकता है इससे 15 डिग्री नहीं गुजरे, 15 डिग्री चौड़ा कोई हो ही ना देश ऐसा, कोई लंबाई वाला हो। ऐसे में उन्होंने और इसको छोटा कर दिया। इसको छोटा करेंगे तो आधा करेंगे, कितना करेंगे, 7.5 कर दिया। कितना कर दिया उन्होंने, 7.5 डिग्री कर दिया। अगर फिर भी इसमें नहीं आते ना कोई देश, तो फिर इसको और आधा करते, इसको और आधा करते, इसको आधा यानी 7.5 का भी आधा कर देते। ऐसे में टाइम जोन निश्चित करते, ठीक है। तो यहाँ पर यानी 1 डिग्री जब चेंज होता है तो 15 डिग्री होता है। 1 डिग्री जब चेंज होता है यानी 1 डिग्री मान बढ़ता है, अगले वाली जो 1 डिग्री देशांतर बढ़ता है तो उसमें कितना डिग्री यानी मतलब कितना टाइम लगेगा उसमें, मतलब 360 डिग्री का मान 15 से अपने क्या कर दिया, 15 डिग्री से क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, तो 24 घंटे आ गए। कितने घंटे, यानी 1 घंटे में कितनी डिग्री है, 1 घंटे में 15 डिग्री है। 1 घंटे में कितनी है, 15 डिग्री। और वैसे वैसे यानी 24 घंटे में रोटेट करेगी जो पृथ्वी है वो कितने, यानी 15 करते करते वो रोटेट कर जाएगी 360 डिग्री में, 360 डिग्री पार कर जाएगी, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री पार करती है, तो ऐसे में वो यानी आधे घंटे में कितने करेगी, 7.5 डिग्री पार करेगी। तो ऐसे में विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7.5 देशांतरों के गुणांक में रखा गया। कितने गुणांक में रखा गया, 7.5 के, यानी 7.5 देशांतर के गुणांक में रखा गया। और कारण यह है कि 82.5 इसी कारण से अपने 82.5 अंतर्गत आता है। अगर मान लो 15 डिग्री के अंतर्गत होता तो अपने 30 डिग्री यानी अपने कितना मानते, वो इसमें हो सकता है कि 30 डिग्री, जैसे मान लो कि 15 के गुणांक में कौन आएगा, 15 के गुणांक में ये 82.5 नहीं आता है, 15 के गुणांक में 82.5 नहीं आता है। 15 के गुणांक में आता है 90 डिग्री, या फिर आता है 75 डिग्री। तो या तो 75 पर ये अपना रेखा बनती, ठीक है, या फिर अपने बनती 90 डिग्री पर। तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि अपने पास यानी 68 से स्टार्ट होती है, तो 68 से स्टार्ट हो रही है, 97 पे खत्म हो रही है बात। तो इधर भी अपने क्या है 15 है, इधर भी 15 रखनी थी, बीचों बीच रेखा लानी थी। तो ऐसे में बहुत सारे देश ऐसे हैं, तो उनमें यानी 7.5 डिग्री गुणांक में अगर निकालें तो सारी सेट बैठती थी, और ऐसे में निकाल रहे थे। तो अपने भी यहाँ पर यानी इन डिग्रियों को यानी और बाकी डिग्रियों की बजाय अपने 82.5 डिग्री ही सूट कर रही थी। ऐसे में अपनी मानक रेखा यामोत्तर रेखा को तय किया गया। अगर मान लो इसको अगर 82.5 नहीं रखते तो 90 आता, 90 का मान आता, 90 फिर और ज़्यादा इधर पूर्व की तरफ चली जाती। अगर मान लो कि 82.5 90 न रख करके 82.5 न रख करके और इधर कम करते तो अपने आता 75, कितना आता 75। तो 75 से और इधर हो जाता और इधर काफ़ी एरिया लंबा पड़ जाता। ऐसे में यानी घड़ियों में या फिर मौसम में या फिर राजकीय टाइमों में काफ़ी यानी अंतर देखने को पड़ता, और ऐसे में ये गड़बड़ हो सकती थी। और ऐसे में यानी अगर भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य की बात करें तो उसमें 5.5 घंटे आगे हैं। अगर भारतीय मानक समय ग्रीनविच कहाँ पर है, लंदन में। लंदन से अंग्रेजों ने अपने ही शहर से उस रेखा को सीधी यानी पृथ्वी यानी अपने पृथ्वी पर यानी मानचित्र पर, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं। ऐसे नहीं है कि ये कोई पृथ्वी के ऊपर कोई अपने को फिजिकल रूप से दिखाई दे रही है, फिजिकल रूप से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ये ओनली ये मानचित्र पर यानी काल्पनिक रेखाएं हैं। और उन्होंने अपने देश से यानी ग्रीनविच देश से यानी खींचना स्टार्ट किया, और वहां पर उन्होंने 0 डिग्री देशांतर माना। किसको माना, 0 डिग्री देशांतर माना। जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, तो इसमें 0 डिग्री देशांतर को ये माना। और यहाँ पर ग्रीनविच यानी लंदन इंग्लैंड में ये यानी छोटा शहर है, और शहर यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस रेखा का नाम भी क्या रख दिया, इस रेखा का नाम भी ग्रीनविच रेखा रख दिया गया। और इसका नाम 0 डिग्री देशांतर भी है, और इसका नाम यानी 0 डिग्री समय रेखा भी है। और यहाँ से अपने क्या है, उन्होंने 0 माना। अब इन्होंने 0 मान करके ये माना कि हमारी घड़ी में जब 12 तब जैसे मान लो कि हमारे बिल्कुल सूर्य बिल्कुल सीधा चमक रहा है, एकदम यानी लंबवत सूर्य चमक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, अपनी घड़ी में 12 बजा लेंगे, सुबह के अपने दोपहर के 12 बजा लेंगे। जब यानी सूर्य जो बिल्कुल एकदम अपनी चोटी शिखर पर यानी धूप होगी, बिल्कुल छाया नहीं होगी,
अपनी कोई यानी खड़ा व्यक्ति वहां पर कोई छाया नहीं नजर आएगी, यानी कुछ पैमाना होता है वहां पर। ऐसे में बिल्कुल एकदम सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है इस टाइम पर। तो इस टाइम को अपने क्या कर लेंगे, उस टाइम को अपने 12 बजा लेंगे दोपहर के, और दोपहर को 12 बजाने के बाद में इसको घड़ी को अपने 24 घंटे फिर चलने देंगे। तो ऐसी कंडीशन में यानी प्रत्येक देश क्या करेगा, अपने अपने टाइम यानी रेखा पर जैसे ही सूर्य सीधा चमकेगा वहां पर अपने 12 बजा लेंगे। तो 12 बजाते बजाते अपने फिर देश वालों ने कितने बजाए, अपने देश वालों पर जैसे सूर्य आया तो 82.5 डिग्री बनी, 82.5 डिग्री पर खड़े थे, बिल्कुल 82.5 डिग्री पर अब तैयार थे। और जैसे सूर्य बिल्कुल सीधा 82.5 पर चमका और चमकते उन्होंने 12:30 बजा दिए। कितने बजा दिए, 12:30 बजा दिए। तो अब 12:30 पहले बजाए हमने, अब 12:30 हमने पहले बजाए, नहीं सॉरी 12:30 नहीं, दिमाग से बाहर निकले, 12 बजा दिए उन्होंने। क्या बजा दिए, 12 बजा दिए। और ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने पहले 12 बजाए, और जैसे ही 82.5 पर सूर्य सीधा चमका तो वैसे ही उन्होंने 12 बजा दी घड़ी में। अभी इंग्लैंड वाले वेट कर रहे थे भी हमारे पास भी सूर्य जैसे हमारे पास सीधा चमकेगा तो हम भी 12 बजाएंगे। तो ऐसे करते करते सूर्य यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यानी जैसे उनके इनकी रेखा पर यानी सीधा चमका तो अपने 5:30 हो चुके थे। अपने क्या हो गए थे उस टाइम 5:30 हो चुके थे अपनी घड़ी में। अपनी घड़ी तो स्टार्ट हो गई थी 12 बजे स्टार्ट हो गई थी, और घड़ी स्टार्ट होते ही उनके पास से सूर्य सीधा चमकने स्टार्ट हुआ, सीधी रेखाएं गई, तब अपनी घड़ी में 5:30 बज गए थे। इसलिए इसका मतलब ये है कि अपना सूर्य, अपना जो है अपना देश का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है किससे, ग्रीनविच से। अब इनकी घड़ी में क्या बजेगा, 12 बजे, और 12 बज गए तो अपने घड़ी में कितने बजे, 5:30 बजे। उस टाइम अपनी घड़ी में कितने बज रहे थे, 5:30। तो ऐसे मामले में यानी ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर की ओर जा रही है। तो पहले अपना देश ही आएगा, नहीं आएगा सूर्य के सामने, सूर्य की लंबवत किरणों या सीधी किरणों के सामने पहले अपना देश आएगा, इंग्लैंड आएगा, नहीं अपना देश आएगा। तो अपना देश आएगा तो इसके पहले अपनी घड़ी में 12 बजेंगे, नहीं बजेंगे, बजेंगे। तो उसके बाद में 5.5 घंटे बाद में इनके बजेंगे। तो अपना समय आगे हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे चलते हैं, जैसे ग्रीनविच रेखा माध्य यानी समय से 5.5 घंटे यानी आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट। आगे चलते हैं, ये सेम ही अपनी कहानी बात कर ही ली, ये ट्रिक के बारे में बात कर ली। अब भारत के पड़ोसी देशों की सूची के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात अपने हो गई, और भारत के पड़ोसी देशों की सूची के बारे में बात करते हैं। पड़ोसी देश अपने पास है कौन कौन से हैं, देखो पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो ये देखो पाकिस्तान, इसकी सीमा ये देखो, सीमा जितनी दे रखी है ना, आप अगर कोई विशेष अगर याद करना चाहते हो तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो सीमाएं है ना, ये चीन की इनकी यानी ऑथेंटिकेट तो है नहीं वैसे, और वैसे में ये आंकड़े दे रखे हैं, और आंकड़े दे रखे हैं तो वो किताब में से मैंने उठा करके आपको दे दिए, और ठीक है ना। ऐसे में 32 यानी जो पाकिस्तान की है वो फिक्स सीमा है, क्योंकि इसमें विवाद चलता है, यानी 33 और 23 है। कितनी है, 33 यानी 3323 किलोमीटर है। इसके टच में कौन है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है, समझ में आई बात। और इसके राज्य की बात करें तो पंजाब राजस्थान और गुजरात, पंजाब राजस्थान गुजरात राज्यों की बात करें, ओनली राज्यों की बात करें तो यानी पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा लगाते हैं, 3 राज्य सीमा लगाते हैं। अगर मान लो कि पूछ लेगा पाकिस्तान से कौन कौन सीमा लगाते हैं, तो अपने बोलेंगे पंजाब राजस्थान गुजरात, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख भी बोल देंगे। कौन कौन से क्षेत्र जो सीमा लगाते हैं तो सारे बोलेंगे। और राज्य का ओनली पूछ लिया जाए तो 3 ही राज्य सीमा लगा रहे हैं, इसमें 3 ही राज्य सीमा लगा रहे हैं। और राजस्थान से 1070 किलोमीटर लग रही है राज्य से, यानी 1070 किलोमीटर राजस्थान से टच करती है पाकिस्तान की सीमा। फिर बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की थोड़ी सी सीमा लगती है, 106 किलोमीटर लगती है, वही चोटी पर बिल्कुल भी 106 किलोमीटर लगती है। ये जम्मू, ये मैं अपने मैप में करवा दूंगा, एक बार समझ लो यहाँ पर, उसके बाद में अपने मानचित्र में जाएंगे, मानचित्र में करवा देंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगी। जम्मू कश्मीर यहाँ लगती है सिर्फ ओनली, और ये POK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उस पर ही ये 106 किलोमीटर लग रही है। और ये अपने अंडर में नहीं है अभी वर्तमान में, ये यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत ये ऊपर टच हो रही है, और उसमें वो उनके कब्जे में है अभी। और ऐसे में यानी ये 106 किलोमीटर लगती है, और परंतु है जो जमीन तो अपनी है वो। तो बांग्लादेश में अगर सीमा की बात करें तो 4096 किलोमीटर, और इसमें कौन कौन से टच होंगे, यानी अपने जो स्टेट लगेंगे, पश्चिम बंगाल लगेगा, उसके बाद मिजोरम लगेगा, फिर मेघालय लगेगा, फिर त्रिपुरा लगेगा, उसके बाद में असम लगेगा। क्या लगेगा, असम। ये किसके साथ लगेगा, यानी ये बांग्लादेश के साथ में लगेगा। तो ऐसी मतलब कंडीशन। भूटान के बारे में बात करें तो भूटान में 699 किलोमीटर है, कितनी है, 699 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश लगेगा भूटान के साथ में, असम भी लगेगा और सिक्किम भी लगेगा, और पश्चिम बंगाल भी लगता है इसमें।
और फिर चीन की बात करें तो चीन में है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। इसमें कौन कौन लगते हैं? चीन से जम्मू कश्मीर लगता है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और लद्दाख लगता है, ठीक है, लद्दाख भी है, ये केंद्र शासित प्रदेश आ गए, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश भी लगेगा, उत्तराखंड भी लगेगा, और सिक्किम भी लगेगा, और अरुणाचल प्रदेश भी लगेगा। इतने स्टेट और इतने केंद्र शासित प्रदेश है इसमें लगते हैं। फिर बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की सूची में नेपाल की। तो नेपाल में अपने बात करते हैं 1751 किलोमीटर। कितने? 1751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश इसके लगेगा, और बिहार लगेगा, और पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा लगेगी, और सिक्किम की लगेगी। किसकी लगेगी? सिक्किम की। उत्तराखंड की लग रही है, ठीक है। और म्यांमार की बात करें तो इसमें 1643 किलोमीटर है। कितनी है? 1643 किलोमीटर है। तो ऐसे में अपने अरुणाचल प्रदेश देखो, म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश ये टच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और नागालैंड बिल्कुल, ये देखो ये वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश ऐसे में। और यहाँ पर नागमणि, ऐसे नागमणि ये लो, नागमणि, ठीक है। और उसके बाद फिर मिजोरम, और उसके बाद में ये त्रिपुरा, ठीक है, ये त्रिपुरा। तो नागमणि का मतलब पहले नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा, फिर मिजोरम आएगा। और ऐसे में ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर, ये चारों राज्य जो है म्यांमार के टच होते हैं। भारत के कुल 16 राज्य, कितने राज्य टच हो रहे हैं? भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। यानी पहले क्या थे? पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य था। क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य था। तो ये 17 थे, यहाँ पर क्या थे? 17। और अब यहाँ पर क्या है? एक माइनस हो गया, मतलब वो राज्य रहा नहीं, तो एक माइनस हो गया। और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको आगे साथ में जोड़ दिया। तो ऐसे पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। कुल सीमा की बात करें तो 15,106 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। और ये भी पूरी फिक्स नहीं है, कोई कम ज़्यादा किताबें बता रही है, कोई कम अधिक बता रही है, कोई ऐसे। तो अपने आंकड़ा थोड़ा सा इसमें जोड़ तोड़ करके बनाया था। और 15,106 किलोमीटर, यानी 15,106 किलोमीटर ये माना गया है। क्योंकि ये आंकड़े मैंने इनको जोड़ करके और कुल सीमा लिखी थी, और किसी किताब में दे रखी है, इस किताब में दे रखी है, तो ये मैंने ये डिकोड किया और इनको जोड़ किया मैंने। और जोड़ करने के बाद में फिर ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है, परंतु फर्क है यहाँ पर भी, ये आंकड़ा लिखा हुआ है, परंतु फर्क भी है वहां पर। तो सीमा कम ज्यादा हो सकती है, ऐसे में ऑथेंटिकेट नहीं मानी गई है अपने पास। यानी पाकिस्तान की सीमा याद रखो, अफगानिस्तान की सीमा याद रखो, बांग्लादेश की सीमा ये फिक्स है, याद रखो। भूटान की फिक्स है, याद रखो। चीन की घटती बढ़ती रहती है भाई, म्यांमार की है, ये भी घटती बढ़ती रहती है। नेपाल की है, ये भी घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। कोई कहीं कब्जा कर लिया, कोई कहीं कब्जा कर लिया, कोई ऑथेंटिकेट तो है नहीं। अब अपने बात करते हैं पड़ोसी देशों की सीमा। ये देखो पड़ोसी देश अफगानिस्तान, ये देखो अफगानिस्तान की कितनी है? 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। ये लो 106 किलोमीटर। ये देखो ऊपर बिल्कुल, यानी ग्रीन सा ये अफगानिस्तान दिख रहा है। यहाँ पर अपने नजर आ रही है क्या है? 106 किलोमीटर सीमा लग रही है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं पाकिस्तान। किसकी बात करते हैं? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगती है? 33। और कितनी है? 33 किलोमीटर। ये पाकिस्तान, यहां से स्टार्ट होती है सीमा, और ये स्टार्ट होकर के यहां से स्टार्ट होकर के ऐसे जा रही है ये सीमा, ठीक है। सीमा हैदर वाली नहीं, सीमा ये ओनली बाउंड्री है, इसकी बात कर रहे हैं। ये अपने पास यानी 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर। इसके बाद अपने बात करते हैं किसके साथ है? अपने चाइना के साथ है। चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला आ गया क्षेत्र, ये आ गया अपने पास लद्दाख वाला, ये आ गया अपने पास यानी हिमाचल प्रदेश वाला, और ये आ गया उत्तराखंड वाला, और ये आ गया सिक्किम वाला, और ये आ गया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश वाला। कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश का। तो ऐसे में इतनी सीमा लगती है। कितनी लगती है सीमा? ये लग रही है चाइना के साथ में, चीन के साथ में कितनी सीमा लग रही है? चीन के साथ में अपने पास लग रही है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की होगी, अफगानिस्तान की होगी, नेपाल की कितनी है? नेपाल, ये लो नेपाल की सीमा याद देखो, यहां से लेकर ये नेपाल की सीमा है, यहां से ये नेपाल की है। तो नेपाल की सीमा यहां से टच हो रही है, सॉरी यहाँ से नहीं, ये तो चाइना के साथ मिल रही है। ये है नेपाल की सीमा यहाँ से लेकर के, और ये कौन कौन स्टेट लग रहे हैं आगे बात कर लिए अपने, कौन कौन से लग रहे हैं राज्य?
उत्तराखंड टच होता है इसके, और उत्तर प्रदेश होता है, बिहार होता है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल होता है। कौन होता है? पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी होता है और उत्तराखंड भी होता है, ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड भी ये इसमें, ये देखो सिक्किम भी आएगा और उत्तराखंड यहाँ पर भी आएगा, और ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार और ये पश्चिम बंगाल, ठीक बात। उसके बाद नेपाल की, ठीक है, उसके बाद भूटान की, भूटान की सीमा लगती है, ये किससे लगती है? इधर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और इधर सिक्किम है और इधर पश्चिम बंगाल है। ये तीन चीज़ें याद रखो आप, ठीक। और फिर अपने बात करते हैं किससे? म्यांमार से। म्यांमार, म्यांमार वही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, तो ये याद रखोगे आप। और त्रिपुरा भी इसके साथ है, नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा इसके साथ है, नहीं है। ये देखो यहाँ तक है इसके मिजोरम, ये रेखा, ये बांग्लादेश की सीमा है, ये वाली बांग्लादेश जो है ना, ये अपने पास है। बांग्लादेश त्रिपुरा से भी मिलता है और ये मिजोरम से भी टच है, मिजोरम से भी क्या है? टच करता है। तो ऐसे में बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश, बांग्लादेश में ये देखो, ये है मिजोरम, ठीक है, उसके बाद में ये त्रिपुरा, उसके बाद में यहाँ पर मेघालय, ठीक है, और यहाँ पर असम, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास है पश्चिम बंगाल। ऐसे में ये पश्चिम बंगाल है ये क्षेत्र, और ये इसको टच करेगा कौन? यानी बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की सीमा जो है अपने पास किस में आएगी? बांग्लादेश सीमा, ये देखो बांग्लादेश सीमा किससे? पश्चिम बंगाल से होगी, मिजोरम से भी होगी और मेघालय से भी होगी और त्रिपुरा से भी होगी और असम से भी है, असम से भी है, ठीक है। अभी चलो चलते हैं आगे। अब ये सीमा की बात होगी, ये सारी की सारी ये तटीय सीमा है, यहाँ से लेकर के ये तटीय सीमा है, ये देखो ये तटीय सीमा है। अब है कितनी, इसकी आगे बात करते हैं। भारत के समुद्री तटीय राज्य संघ, यानी राज्य या संघ जो शासित है प्रदेश, वो कौन कौन से हैं? गुजरात लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है, महाराष्ट्र भी आएगा। ये तटीय की बात हो रही है, समुद्रीय तटीय राज्य कौन कौन से है? गुजरात सर्वाधिक है, कितनी है? 1214 किलोमीटर है। कितनी है? 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर सर्वाधिक किसकी है? गुजरात की, गुजरात की, क्योंकि ये कटा फटा है इस तरीके से, ये है ना, क्रीक काफी ज्यादा है इसमें, इसलिए इसकी सीमा बढ़ जाती है। फिर महाराष्ट्र की बात आती है, फिर गोवा की बात आती है, और फिर कर्नाटक की बात आती है, फिर केरल की बात आती है, फिर तमिलनाडु की बात आती है, आंध्र प्रदेश की बात आती है। ये सेकंड 974 यानी सेकंड लार्जेस्ट है तटीय स्टेट। और ये फिर उड़ीसा की बात आती है, और उसके बाद में किसकी आती है? पश्चिम बंगाल की। ये तो आगे सारे स्टेट, कौन से आगे? ये सारे स्टेट आगे, ठीक है, तटीय वाले। और केंद्र शासित, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश की बात करें तो, संघ शासित प्रदेश की बात करें तो ये आगे दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये देखो दादर नगर हवेली दमन दीव, ये 42 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 42 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप की बात आती है, उसके बाद में पुदुचेरी की बात आती है, 48 किलोमीटर है। और उसके बाद अंडमान निकोबार की बात आती है, ये 1962 किलोमीटर है। वैसे देखें ना अगर, तो मतलब क्षेत्र के हिसाब से तो अंडमान निकोबार के द्वीपों के सर्वाधिक है, 1962 है। राज्य के मामले में देखें तो 1214 किलोमीटर यानी गुजरात की है। और लक्षद्वीप के हिसाब, अपने संघ शासित प्रदेश के यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके हिसाब से देखा जाए तो यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी 1962 किलोमीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 1 मिनट रुक जाओ भी आप, मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, बस 2 मिनट का हो रहा है इसमें, बाद में फिर अपने बाकी बचा हुआ जो मैटर है वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। भारत और विश्व, भारत और विश्व की बात करें तो भारत तथा विश्व यानी भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के यानी पूर्वी और पश्चिमी के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप यानी इसके पूर्वी और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पश्चिमी यानी पूर्वी और पश्चिम के मध्य में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय भूभाग यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है, यानी टोटल दक्षिणी विस्तार है, यानी टोटल क्या है इसमें? दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप, ये पूरा एशिया महाद्वीप है ऐसे, तो ये इंडिया ऐसे, और बाकी ये ऐसा एशिया, एशिया महाद्वीप। यहाँ पर यूरोप आ गया और यहाँ पर अफ्रीका आ गया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा ये, यानी ये अपने पास यानी इंडिया जो है वो दक्षिण का विस्तार है। किसका? दक्षिण का विस्तार है।
हिंद महासागर जो कि क्या है, यूरोपीय देशों को और पूर्वी देशों को आपस में मिलाता है, हिंद महासागर है। ये देखो इंडिया है और ये हिंद महासागर है, यहाँ पर ये वाला इतना यानी बड़ा क्षेत्र है, ये हिंद महासागर है। और यहाँ पर यानी पश्चिमी देश वाले आते हैं और यहाँ पर पूर्वी देश वाले आते हैं, ये सारे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये आते हैं। ऐसे में इनका मिलन स्थल कौन सा है, हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में यानी हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में और किसी देश की यानी तटीय सीमा नहीं और किसी देश की नहीं है। इस वजह से भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम क्या पड़ गया है, इस नाम यानी इस महासागर का नाम ही हिंद महासागर रखा गया है। इसलिए भारत के नाम पर पड़ा है, इसका इसलिए भारत के नाम पर पड़ा है। चल, तो क्या आप जानते हैं कि सन 1869 में एक बात अपने भूल ही गए थे, यानी एक बात ये भी अपने बात की थी, कौन सी, हाँ, यहाँ कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। देखो ये अंतर अक्षांश के कारण है और कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के सिर्फ यानी 8 डिग्री उत्तर में है और यहाँ पर लगभग 1 घंटे का अंतर है कन्याकुमारी में, और वहां पर कन्याकुमारी में दिन और रात का लगभग 1 घंटे का अंतर है। और रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है, इसलिए दिन और रात के बीच में शायद ही अंतर कोई मिलेगा। जबकि कश्मीर और यानी कश्मीर भूमध्य रेखा से यानी 37 डिग्री दूर है, 37 डिग्री दूर है, इसलिए दिन और रात की अवधि में बीच में अंतर लगभग 4 से 5 घंटे तक हो सकता है, 4 से 5 घंटे तक हो सकता है। ये बात अपने रह गई थी। चलो अब अपने आगे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से यानी भारत और यूरोप के मध्य जो बीच की दूरी है उनकी यानी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। जैसे मान लो ये इंडिया है और इंडिया से जैसे मान लो ये यहाँ इंडिया से ये मेडागास्कर है और ये अपने पास है कौन सा है, यानी अपने पास है ये है अफ्रीका महाद्वीप है। और इंडिया से यानी पहले यहाँ से ऐसे जाते थे, ऐसे होकर के और इधर से होकर के और यहाँ यूरोप जाते थे। अब ये सीधा क्या हुआ हो गया यहाँ से, यानी यहाँ से स्वेज नहर एक भूमध्य रेखा से होते हुए और इसको मिलान कर दिया, तो ऐसे जाने लगे। अब इंडिया से सीधा यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे जाने लगे। तो अब बताओ ये रास्ते से जाना अच्छा होगा या सीधे रास्ते से जाना अच्छा होगा। इसमें बीच में डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर स्वेज नहर बना दी। क्या बना दी, यहाँ पर स्वेज नहर बना दी। तो स्वेज नहर यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर को यहाँ पर खोलने से, और कब, ये 1869 में काम हुआ था। और ऐसे में 7000 यानी भारत और यूरोप के मध्य में 7000 किलोमीटर कम होगी दूरी। ठीक है, व्यापार करने में इस तरीके से ये ध्यान रखना भी आंकड़ा। भारत के पड़ोसी देशों में भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि आगे मानचित्र में दर्शाए गए हैं। मानचित्र यानी भारत की भूमि की यानी सीमाएं उत्तर प्रदेश यानी उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। कितना है, 3323 किलोमीटर है। कितना अभी अपने बात करके हैं। इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ है। इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। अफगानिस्तान जो है ना, इसमें कितनी है, 106 किलोमीटर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डुरंड रेखा। कौन सी है, डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा ये है। और उसके बाद हम चीन के साथ में क्या, तिब्बत, यानी चीन तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, ये किसका, इसका नाम क्या है, मैकमोन रेखा। इसका नाम क्या है, मैकमोन। कितनी है रेखा इसकी, यानी 4888 है क्या, हाँ, इसकी जो है 3488 है। कौन, चाइना की जो सीमा है वो 3488। बाकी ये आंकड़े पूछने वाले नहीं है, पेपरों में से नहीं पूछते हैं। पेपरों में ये क्योंकि घटते बढ़ते रहते, इसकी ऑथेंटिकेट नहीं है, इस आंकड़ों को पूछने में कोई औचित्य नहीं है। और बाकी इसमें किताब में दे रखे हैं, तो यहाँ पर अपने क्या कर देते हैं, किताब में बताना जरूरी है, फिर नहीं बताएं तो फिर बोलेंगे भी हाँ ये छोड़ दिया, ये फिर किताब के फिर पीछे भागेंगे। तो ऐसी कहानी में अपने यानी आपके सामने ये दे देते हैं लिख करके। तो ये डुरंड रेखा यानी अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और ये इसके नाम में है डुरंड रेखा। और चीन है, चीन के जो रेखा है उनके मध्य में उसको नाम दिया गया मैकमोहन। ये अंग्रेज है, ये भी अंग्रेज है, रेड क्लिफ। और ये डुरंड भी एक अंग्रेज था, और इसने तय कर ली, ये मैकमोहन नाम का अंग्रेज था, उन्होंने मिलकर के ये रेखा तय की, यानी सीमा तय की, और इसी के नाम पर उनकी रेखा का नाम पड़ गया। और ऐसे में नेपाल और भूटान, यानी भूटान कितने किलोमीटर लगता है भारत से, 699 किलोमीटर, और नेपाल भी कितना लगता है, 1751 किलोमीटर, तथा पूर्व में ये म्यांमार बांग्लादेश की सीमा कितनी है, 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। तो बांग्लादेश के साथ में लगने वाली सीमा वो भी रेड क्लिफ है, सर्वाधिक है।
तो बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, और रेड क्लिफ के नाम से है वो भी। और पाकिस्तान बांग्लादेश पहले एक ही थे, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी पहले एक ही थे, और सीमा तय करने वाले एक ही अंग्रेज था, और उसने रेड क्लिफ नाम ने इस दिखे यानी रेड क्लिफ नाम का अंग्रेज था, उसने तय की थी बांग्लादेश यानी पाकिस्तान की इधर वाली सीमा, और इधर वाली सीमा पाकिस्तान की थी। और बाद में जब 1971 में अलग हुआ बांग्लादेश, तब ये रेखा तो उसी के नाम से, रेड क्लिफ नाम से, और तब ये रेखा कितनी है, ये यानी 4096 किलोमीटर। अब अपने बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। किसकी बात करते हैं, एक मिनट आप इसको रिपीट करो एक बार। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली है, ठीक है, पुद्दुचेरी यानी पुडुचेरी भी है, लद्दाख भी है, अब लक्षद्वीप भी है, चंडीगढ़ भी है, और जम्मू कश्मीर भी है, अंडमान निकोबार भी है, और दादर नगर हवेली, और दमन दीव। इसकी राजधानी का नाम दमन है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम श्रीनगर यानी समर में, गर्मियों में क्या होता है, श्रीनगर है, और सर्दियों में क्या होती है, जम्मू है। और चंडीगढ़ की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम कवरती या कावारती है, और लद्दाख की यानी जो राजधानी है उसकी नाम लेह है, और पुडुचेरी का नाम पांडिचेरी है, और दिल्ली में नई दिल्ली है इसकी राजधानी। इतनी बात आप याद रखोगे। ये है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे होगा, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ऐसे होगा कि क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश, क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश, और क्या होते हैं राज्य। तो राज्य अपने यानी सरकार स्वयं अलग से सरकार बना सकते हैं, और उनका जो यानी जो अपना राज्य का बंटवारा संविधान यानी संविधान उनको शक्ति देता है। जो क्षेत्र जो राज्य है वो क्या है, उनकी जो शक्तियां मिलती है उनको संविधान से मिलती हैं, और सेंटर है उसको भी शक्ति संविधान से मिलती है, और सेंटर उसको एक नहीं कर सकता राज्य को, यानी राज्य अपना अलग नहीं हो सकता, और उसकी शक्ति यानी अलग नहीं हो सकता राज्य, परंतु वो उसके अधीन भी नहीं रहता है, वो अपनी नीतियां खुद बना सकता है। ऐसी कंडीशन में संवैधानिक स्थिति यानी संविधान ये तय करता है कि राज्य को ये मिलेगा और सेंटर को ये मिलेगा, और इस स्थिति में सेंटर क्या कर सकता है, अपना यानी हस्तक्षेप कर सकता है इस मामले में। तो ऐसा मामला पैदा ही न हो तो उसमें कोई हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अगर अपने बात करते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में थोड़ा सा अपने यहाँ पर मैंने लिखा था। ये देखो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर क्या है। संवैधानिक प्रमुख क्या होता है, इसमें गवर्नर होता है। राज्य का यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, गवर्नर, जिसको बोलते हैं राज्यपाल। और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, यानी संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसके अंडर में होती है सारी काम, और वो अपने क्या कर सकता है, साथ ही एग्जीक्यूटिव प्रमुख होता है इसका, ठीक है। और एरिया कैसा होता है, राज्य में यानी आमतौर पर बड़ा होता है, ठीक बात। और केंद्र शासित प्रदेश में आमतौर पर यानी बाकी राज्यों की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। पावर का केंद्र यानी पावर किसके पास होती है, राज्य में पावर होती है केंद्र और राज्य के हाथों में होती है। राज्य की पावर यानी केंद्र और राज्य दोनों के हाथों में होती है, विभाजित यानी हाथों में विभाजित होती है। और केंद्र शासित प्रदेश है उसकी पावर किसके हाथ में, सारी ताकत किसके हाथ में होती है, केंद्र सरकार के हाथ में होती है, केंद्र सरकार के हाथ में होती है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब यहाँ पर राज्य में कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर यानी चीफ कौन होता है, ये चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है इसमें, राज्य में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, यानी प्रशासनिक या प्रशासन जो संभालने वाला है वो चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर यानी एडमिनिस्ट्रेटर। और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के जरिए होती है। किसकी होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति के जरिए होती है, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। यहाँ पर चीफ कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर, यानी ऐसे में राज्य में यानी सरकार का मतलब, सरकार क्या होती है, सरकार राज्य की अपनी खुद की होती है, सरकार अपने राज्य की क्या होती है, अपनी खुद की होती है। केंद्र शासित प्रदेश यानी इसमें सरकार सीधे केंद्र सरकार ही चलाती है, इसमें सरकार जो होती है वो क्या चलाती है, केंद्र सरकार ही चलाती है। इतना थोड़ा सा अंतर यानी बेसिक सा अंतर आपको यानी बताया था मैंने और मिल गया था, तब मैंने सोचा बता देते हैं भाई, ठीक है।
अब अपने बात करते हैं इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य इस मानचित्र के माध्यम से अपने बात करेंगे। तो सारे बच्चे, सारे कैंडिडेट्स, यानी सारे मेरे साथी जितने भी हैं वो एक बार यानी अपने जो जिनको पता नहीं है भी कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा यानी केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है, वो अच्छे से यानी गौर से देख लें। और जो कैंडिडेट काफ़ी यानी सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए सारी यानी ये सारे समान है, उनको सब देखे हुए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे, छोटे बच्चे देख रहे हैं या फिर नए कैंडिडेट आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर या फिर इस सब्जेक्ट से नए रूबरू हो रहे हैं, ऐसे में वो बच्चे या ऐसे लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ इसी से थोड़ा सा यानी रूबरू होंगे और अपने मेरे यानी साथ साथ है इन राज्यों में अपने घूमते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं इधर पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, इसके साथ में ये लद्दाख है। ये कौन सा है? लद्दाख क्षेत्र है। तो ये देखो लद्दाख, ये नजर आ रहा है आपको लद्दाख, और लद्दाख के साथ में ये जम्मू कश्मीर है, ये नजर आ रहा है आपको जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ये देखो इस क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश, इसके साथ ही ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये क्या है? पंजाब वाला। इसके साथ ही ये हरियाणा वाला क्षेत्र है। इनके साथ ही ये क्या है? दिल्ली है। यहाँ पर भी उत्तराखंड है। यहाँ पर क्या है? उत्तराखंड है। यहाँ पर उत्तराखंड है। ये नेपाल आ गया, और ये अपने पास क्या आ गया? भूटान। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? सिक्किम है, और यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है ऐसे। और यहाँ देखो ये असम, असम यहाँ से ये टच हो रहा है, ये देखो असम यहाँ, और फिर ये नागालैंड है, और ये मणिपुर है, और ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, और ये मेघालय यहाँ पर है। गारो खासी जयंती के पहाड़ियाँ यहाँ पर है, ये मेघालय, और ये बांग्लादेश आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल है, ये टच होता हुआ ये पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम है, ये ऊपर वाला सिक्किम है। इसके साथ पश्चिम बंगाल यहाँ तक जाता है ऐसे ऐसे घूमते हुए। पश्चिम बंगाल की काफ़ी सीमा लंबी लगती है इसमें, और वो किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, और बांग्लादेश की काफ़ी यानी अपने देश से 4056 किलोमीटर लगती है। फिर बात करते हैं, ये बिहार आ गया, ये देखो बिहार आ गया यहाँ पर, ये आ गया यूपी, और ये उत्तराखंड आ गया, और उसके बाद में ये प्यारा सा हमारा राजस्थान आ गया, और ये राजस्थान के साथ में अपने गुजरात आ गया, ये देखो गुजरात। इसके साथ में ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश काफ़ी लंबा चौड़ा है। और उसके बाद ये देखो महाराष्ट्र, ये भी काफ़ी यानी पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में ये मतलब पूर्वी घाट की तरफ भी इतना बढ़ जाता है। फिर ये छत्तीसगढ़ की बात आती है, छत्तीसगढ़ आ गया, फिर तेलंगाना आ गया, ये नया स्टेट। ठीक है, उसके बाद में फिर ये कर्नाटक आ गया, फिर ये आंध्र प्रदेश यहाँ से लेकर के इतना लंबा हो गया ये, और उसके बाद में ये कर्नाटक आ गया, यहाँ पर तमिलनाडु आ गया, और ये छोटा सा केरल है, और ये छोटा सा गोवा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गोवा राज्य, ये देखो गोवा। इसके बाद अपने उड़ीसा आ गया, ये देखो उड़ीसा। इसके ऊपर जस्ट क्या आ गया? इसमें झारखंड आ गया। क्या आ गया? झारखंड। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे स्टेट अपने बात कर लिए और सारे स्टेट की। और इधर ये क्या आ गया? अरब सागर आ गया। क्या आ गया इसमें? अरब सागर आ गया। ये क्या आ गया इसमें? बंगाल की खाड़ी आ गई। बंगाल की खाड़ी तीनों ओर से यानी स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र वो अपने खाड़ी कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे में, और ये यहाँ पर क्या? श्रीलंका है, और श्रीलंका यहाँ पर ये जल संधि यानी अपने को टूटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये टूटी हुई नजर आ रही है, और यहाँ जोड़ने वाली ये पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? ये देखो आर पार है ना, यानी यहाँ पर पुल बनाया गया, आदम पुल बनाया गया है, और पुल बना करके ये इसको श्रीलंका के पार जाने के, श्रीलंका पर जाने के लिए ये क्या है? यहाँ पर पुल बना करके आगे गए हैं। ऐसे में ये बीच में जो दो जल राशि आपस में मिल रही है, इसको अपने बोलेंगे पाक जल संधि। कौन सी बोलेंगे? पाक जल संधि। ये इस तरफ ये पाक की खाड़ी भी पड़ती है, ऐसे इसको पाक की खाड़ी भी बोलते हैं। और इधर वाले जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। इधर वाले क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे? मन्नार की खाड़ी बोलेंगे। और इसके बीच में जो आदम पुल है उसकी अपने बात करेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, और ऐसे में अपने केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आप देखो, इसको केंद्र शासित प्रदेश अपने बात करते हैं। स्टेट अपने बात कर लिया ना, उसके बाद अपने स्टेट की बात हो गई। अब सिर्फ ओनली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली है, ये देखो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। उसके बाद में यानी पंजाब हरियाणा के बीच में जो राजधानी है चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है। यहाँ पर ये चंडीगढ़ है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर ये भी अपने पास केंद्र शासित प्रदेश है। अभी राज्य था, परंतु अब इसको क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये 4 हो गए ना। ठीक है, 4। उसके बाद में अपने बात करते हैं दमन दीव। ये देखो ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर, ये दमन दीव, ये दादर नगर हवेली, ये क्या है? यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी के साथ में पुडुचेरी, ये पुडुचेरी, ये 4 जगह फैली हुई है पुडुचेरी। ये पुडुचेरी कितनी जगह फैली हुई है? 4 जगह। ये एक ही मानी जाएगी, ध्यान रखना, ये एक ही मानी जाएगी। ये 4 जगह ना, ये एक ही मानी जाएगी। ये 4 जगह क्यों है? क्योंकि अपने इसमें आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 जगह हैं ऐसे में। और ये न्यू मुरे द्वीप है, ये अपने भारत के अंडर में ही है। और ये किसके यानी नज़दीक है? ये बांग्लादेश के नज़दीक है न्यू मुरे द्वीप। ये बंगाल की खाड़ी यानी बांग्लादेश के आसपास, यानी पश्चिम बंगाल के आसपास है। ठीक है, और ऐसे में यानी लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक, ठीक है,
और ये चारों मान लेते हैं 2, और ये 3, और ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7, और 4, 5, 6, 7, और एक कहाँ रह गया, ये रहा लक्षद्वीप, ये रहा, ये 8। ठीक है भाई, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 4 जगह पुडुचेरी, ये पुडुचेरी करिकाल, पुडुचेरी यनम, और पुडुचेरी करिकाल, पुडुचेरी माहे, ये सारे अलग अलग हैं। ऐसे में अपने बात करेंगे पुडुचेरी के बारे में, बात करेंगे क्यों अलग, क्यों है अलग पुडुचेरी। ये देखो, पांडिचेरी 3 अलग अलग स्थानों में फैला हुआ है, 3 नहीं 4 अलग अलग स्थानों पर फैला हुआ है। 5 फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्र, 5 फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्र जिनके नाम क्या है, पांडिचेरी, क्या नाम है, पांडिचेरी, और कराईकल, और क्या नाम है, माही, और क्या नाम है, चंदनपुर, और क्या नाम है, यनम, क्या नाम है, यनम। 5 पूर्व फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्रों में से 4 जो थे, पांडिचेरी, कराईकल और माहे और यनम का यानी मिलाकर के एक पांडिचेरी नाम दे दिया गया था। ये क्या नाम दे दिया था, यानी इन सभी 5 पूर्व फ्रांसीसी यानी भारतीय क्षेत्रों में, इसको छोड़कर यानी चंद्रपुर को छोड़कर, चंदन नगर को छोड़ करके, और बाकी यानी टोटल यानी 4 क्या कर दिए, 4 पांडिचेरी और कराईकल और माही और यनम, इन सभी को मिलाकर के किस में मिला दिया, पांडिचेरी नाम दे दिया या पुडुचेरी नाम दे दिया। अब ये बोलेंगे ना तो पांडिचेरी, और उसके बाद में बोलेंगे पांडिचेरी कराईकल, उसके बाद में बोलेंगे पांडिचेरी माहे, उसके बाद में पांडिचेरी यनम, ऐसे बात करेंगे। है तो ये पांडिचेरी, और एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, फिजिकल रूप से अलग अलग है, और नाम इनका क्या है, यानी पांडिचेरी। तो भारत का पुडुचेरी या पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश यानी 4 पृथक बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना हुआ है। ये सभी यानी पहले क्या थे, फ्रांस के अंडर में थे, ये उपनिवेश हुआ करते थे, और जिन्हें यानी भारत को लौटा देने के बाद में भारत ने उन्हें एक ही केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया, संगठित रखा गया। और ये चारों वही क्षेत्र है, ये चारों वही क्षेत्र है, बाहर वाले क्षेत्र है, जो पूरी तरह से अन्य राज्यों से क्या है, अन्य राज्यों के भूभाग में पूरी तरह से एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। ये चारों क्षेत्र अलग अलग अन्य राज्यों में ये क्या है, अलग अलग भूभाग में स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अब अपने बात करेंगे यहां पर बफर स्टेट, पाक जल संधि, आदम ब्रिज, पंबन द्वीप, और बहुत सारे यानी पाक स्टेट, ये अपने काफी लंबा चौड़ा पड़ा है। ठीक है, ये अपने अगली वीडियो में बात करेंगे, अगले जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपने क्लास को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, और मैंने कहा था 3 क्लासों में लगभग पूरा होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे है कि अपने जैसे मतलब भागते भागते पढ़ेंगे तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। आराम आराम से पढ़ेंगे और यानी समझते हुए लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो सभी बच्चों के यानी सारे कैंडिडेट है जो पहले सबसे पहले क्लास ले रहे हैं, उन कैंडिडेट से लेकर के जो पुराने वाले हैं उनसे भी यानी उनका दोहराव हो जाएगा और नई बातें आएगी निकल करके। और ऐसे में एक बार आप यानी ये क्लासें लगा लोगे ना, उसके बाद फिर आपको आप नोट्स भी बना लोगे तो फिर आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अपने उलझते फिरें। कंसेप्ट अपना क्लियर होगा और साथ साथ में अपने आंकड़े याद होंगे, साथ साथ में अपने तथ्य याद होंगे, तो बिल्कुल भी इजी लगेगा। कोई यहाँ पर कठिनाई स्तर का यानी बिल्कुल ही अपने पैमाना तय नहीं कर सकते, बिल्कुल यानी सारे याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।